हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, वर्क एनर्जी तथा पावर। एक ये डिमांडिंग टॉपिक है। किसी स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि ये वर्क एनर्जी तथा पावर पढ़ना है, इसलिए मैं आज आपको वर्क एनर्जी तथा पावर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ दें। ठीक है, हम समझेंगे वर्क कैसे होता है, एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल डीप में जाके समझेंगे। ओके, तो होता क्या है कि वर्क एनर्जी तथा पावर। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, वर्क। तो आइए देख लेते हैं वर्क क्या होता है। वर्क वर्क क्या होता है, सबसे पहले हम 3 कंडीशन मानते हैं वर्क के लिए। हमने मान लिया 3 कंडीशन। सबसे पहले हमने बोला आपसे कि अगर हमने आपसे बोला कि आप एक दीवार है उसमें फोर्स लगा रहे, ठीक है, लेकिन वो दीवार अपनी जगह से हिल डुल नहीं रही है। ठीक है, वो दीवार अपनी जगह से हिल डुल नहीं रही है। ठीक है, जब हिल डुल नहीं रही है तो क्या उसमें वर्क हुआ? यस और नो में आंसर बताइए। यस और नो, क्या उसमें वर्क हुआ? ठीक है, जब दीवार हिल डुल नहीं रही है तो क्या उसमें वर्क हो रहा है? हमें बस इतना सा बताइए आप। ठीक है, अगर दीवार नहीं हिल रही है तो उसमें वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा? तो उसमें वर्क नहीं होगा, क्योंकि दीवार अपनी जगह पर ही स्थित है। ठीक है, दीवार अपनी जगह पे ही क्या है, स्थित है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कि ये कोई 1 मीटर की दूरी है, 1 मीटर की ऊंचाई पे टेबल है। टेबल पे बुक रखी है। टेबल पे क्या रखा है? बुक। और ये बुक ऊपर से गिर के नीचे आ जाती है। ठीक है, ऊपर से गिर के नीचे आ जाती है 1 मीटर। तो इसमें कोई फोर्स लगा या नहीं लगा? तो इस फोर्स लगा, तो इसमें वर्क हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। इसमें वर्क हुआ या नहीं हुआ? इसमें वर्क हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि इस बुक ने अपनी जगह परिवर्तित कर दी। इस बुक ने अपनी जगह क्या कर दी? परिवर्तित कर दी। मतलब ये ऊपर से यहाँ पे आ गई नीचे, तो इसमें वर्क हुआ। तो हम यहाँ से डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि भाई वर्क होता क्या है। अगर किसी वस्तु पे फोर्स लगाया जाए, किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाया जाए और वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे आ जाए, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। ठीक है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे कि ये है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हमने क्या किया, ए पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया, इस पे हमने फोर्स लगाया, इस पे क्या लगाया? फोर्स। इस पे हमने फोर्स लगाया, और इस पे जब हमने फोर्स लगाया तो हुआ क्या? जब हमने इससे फोर्स लगाया तो हुआ क्या कि ये वाली चीज़ यहाँ आ गई। ए, जो कोई वस्तु ए थी, ये उठ के यहाँ आ गई। ठीक है, कितनी दूरी पे आई उसको हमने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट। जितना विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन, ठीक है, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट। ओके, कितना डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर हुआ। ठीक है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितनी दूरी उस वस्तु ने तय करी, ठीक है, और कितना फोर्स लगा। ठीक है, फोर्स क्या है? एफ। देखो, ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं एफ इंटू डी। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। तो पहला फॉर्मूला आपका ये बन गया, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। ये चीज़ बन गई, पहला फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज़ समझ लेते हैं, यह क्या है? एक अदिश राशि है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती। ये क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि, मेरे साथ साथ लिखना आप लोग भी, अदिश राशि है। यह अदिश राशि है। इसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा की नहीं।
मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। किसी भी चीज़ की मात्रा उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। अब ये तो एक बात हो गई, ये क्या हो गई, एक बात हो गई। अब देखो हमारा जो वर्क होता है, पहली चीज़, वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है और वर्क जीरो भी होता है। अब ये तीनों कैसे होते हैं हम ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला वाला समझ लिया, वर्क पॉजिटिव है यहाँ पे F इंटू डी, ठीक है, पॉजिटिव ही तो है। तो अब हम दूसरा वाला केस समझते हैं। मान लो सेकंड केस, सेकंड केस क्या है, मान लो कि कोई वस्तु है इस डायरेक्शन में, ठीक है, मान लो ये है, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके जस्ट अपोजिट। मतलब फोर्स तो हम इधर लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ठीक है। फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। तो जब फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहे हैं, तो इनके बीच में एक एंगल बन जाएगा। उस एंगल को क्या बोलेंगे, 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जो थीटा आता है इसमें वो कैसे आता है, इस एंगल की वजह से ही आता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। हम ये लिख सकते हैं। एग्जैक्ट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो ये नहीं होता है, ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता है, वो हमने आधा अधूरा लिखा था। एग्जैक्ट फार्मूला आपका ये होता है, W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये आपका एग्जैक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जब भाई थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई 180 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है, तो F इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री हमने रख दिया। कॉस 180 डिग्री हमने क्या किया, वैल्यू रख दी। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, -1। -1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो अपना वर्ग कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई, वर्ग कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये तो नेगेटिव आ गया। अगर हमें वर्ग पॉजिटिव दिखाना हो जैसे कि हमने यहाँ दिखाया तो हम ये भी दिखा सकते हैं। तो ये वाला मान लिया हमने पहला पॉइंट था, ये दूसरा था, ये पहला है। अब पहला पॉइंट हम समझते हैं। मान लो कि हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि ये एक ही दिशा में फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तो जब एंगल नहीं बनेगा तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, यही तो होता है फॉर्मूला। तो थीटा की जगह कितना रखेंगे, 0 रख देंगे, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो F इंटू डी आ जाएगा, ठीक है, W बराबर F इंटू डी। इसीलिए हमने अब पहले यहाँ पे ये लिखा था। तो ये आ गई आपकी वैल्यू क्या, पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब हम समझेंगे वर्क जीरो कैसे होता है ना, वर्क जीरो कैसे होता है। अब हम आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहेंगे कि वर्क जीरो कैसे होगा। वर्क जीरो होगा, मान लो आप घर से निकले और आप अपने डॉगी को घुमाने ले गए, आप अपने डॉगी को घुमाने ले गए, ठीक है। तो मान लो ये है आपका डॉगी, ये है आपका डॉगी, ठीक है, ये क्या है आपका डॉगी। आपने यहाँ पे एक पट्टा बांध रखा है जिसको पकड़ के आप चल रहे हो और डॉगी चल रहा है, ठीक है। तो आप इस पट्टे को कुछ यूँ ऐसे नहीं पकड़े रहोगे, इस एंगल पे, इस पे ही तो पकड़े रहोगे, इस तरीके से तो उसको खींचोगे। अब डॉगी तो पूरा ऊपर तो खिंच के आएगा नहीं, पूरा ऊपर खिंच के तो आएगा नहीं, डॉगी अपना चलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो भी डॉगी है वो चलेगा इस डायरेक्शन में, आप पट्टे से इस तरफ खींचोगे तो इनके बीच एक एंगल क्रिएट होगा। मान लिया वो एंगल 90 डिग्री है, मान लिया वो एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो W बराबर, क्योंकि वर्क यहाँ भी हो रहा है, W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस 90 रख सकते हैं, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो पूरा वर्क अपना कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो वर्क कितना आ जाएगा, 0। तो ये तो हमारी वर्क की बात थी कि 3 चीज़ों से ये वर्क होता है, ठीक है। एंगल 0 होता है इनका, ये चीज़ हमने समझ ली। अब क्या है, अब हमें समझना है इसके थोड़ा सा आगे, इसमें क्या समझना है अपने को
इसमें अब हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, थोड़ा एंगल के थ्रू हम थोड़ी चीज़ें समझेंगे जिसमें कि हमारा क्या हो जाए, जिससे कि हमारे क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकते हैं हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें पूछा जाएगा वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट। ठीक है, वर्क का मात्रक क्या होता है, तो वर्क का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक। वर्क का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं, मान लिया 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, F इंटू एस। डब्लू बराबर F इंटू एस ही तो होता था। देखो हम D भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, विस्थापन। ठीक है, तो हम D भी ले सकते हैं और F भी ले सकते हैं, उसमें आप टेंशन मत लेना। तो 1 जूल बराबर, देखो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो हमने 1 न्यूटन ले लिया। ठीक है, और ये क्या है, विस्थापन। विस्थापन मतलब कितनी दूरी, तो हमने क्या लिया, 1 मीटर ले लिया। तो 1 जूल में ये क्या करेगा, 1 न्यूटन और 1 मीटर का कार्य करेगा। ठीक है, 1 न्यूटन बल लगाएगा और 1 मीटर कार्य करेगा, ये पूरा 1 जूल में कर देगा इतना काम। ठीक है, इतना काम कर देगा। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है, इसकी सबसे छोटी यूनिट, स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क है ना, इसकी क्या होती है, स्मॉल यूनिट। तो 1 जूल बराबर होता है, हम सब जानते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग। 10 की पावर 7 अर्ग, मतलब ये CGS सिस्टम में होता है, किलोग्राम सेकंड में। ठीक है, CGS सिस्टम में 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर 1 अर्ग की वैल्यू निकालें तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 अर्ग बराबर 1/10 की पावर 7 जूल। ठीक है, 10 की पावर 7 जूल भी तो लिख सकते हैं। तो 1 अर्ग बराबर, अगर हम 10 की पावर 7 को ऊपर लेके आए तो 10 की पावर -7 जूल नहीं हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 1 अर्ग बराबर कितना होता है, 10 की पावर -7 जूल। ठीक है, और 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके, आपसे वर्क का मात्रक पूछा जा सकता है, क्या होता है, तो वर्क का मात्रक जूल होता है। CGS सिस्टम में पूछेगा तो अर्ग होता है। ठीक है, और हमने तीनों एंगल कैसे निकलता है, कॉस थीटा कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। कॉस थीटा तब आता है जब कोई एंगल बनता है। ठीक है, और हमने फॉर्मूला ही बता दिया, W बराबर एफ डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और 1 जूल में कितना वर्क होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, और वर्क की स्मॉल यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। ठीक है, क्या होती है, अर्ग, CGS सिस्टम में। ओके, सारी चीज़ें हमने बता दी। यह एक अदिश राशि होती है। यह क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। बस यहाँ से इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, तो सबसे पहले एनर्जी समझेंगे, एनर्जी क्या होती है। वर्क समझ लिया, एनर्जी समझ, अब हम एनर्जी समझते हैं। तो वर्क, जो वर्क करने में एनर्जी लगी, जो वर्क करने में एनर्जी लगी, ठीक है, जो वर्क करने में एनर्जी लगेगी उसी को ही तो हम एनर्जी बोलेंगे। जो वर्क करने में एनर्जी लगेगी उसी को ही तो एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, जो वर्क करने में एनर्जी लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी। मतलब कार्य करने की क्षमता, मतलब कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितना आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, यही तो एनर्जी है कि जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी उतना ही तो आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, अब क्या होता है, हमें इसमें पढ़ना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा एनर्जी होती क्या है, तो आप बताएंगे कार्य करने की क्षमता। अब हमें क्या पढ़ना है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर एक फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी
एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा, हिंदी में पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। और इसको बोलेंगे हम गतिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और ये मैकेनिकल एनर्जी को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, फिर हम समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। वैसे तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो आप सीधा सीधा आंसर दे देंगे यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको तीनों चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये क्या एग्जैक्ट होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। ये कौन सी एनर्जी होती है और कहाँ से आती है। ठीक है, ये कौन सी एनर्जी होती है और कहाँ से आती है। तो सबसे पहले हमने मान लिया ये हो आप, ये क्या हो? आप। ठीक है, ये हो आप और आपने एक धनुष पकड़ रखा है। क्या पकड़ रखा? धनुष। ये हमने मान लिया धनुष है और ये हो आप। ठीक है, तो आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, आप क्या करोगे? इस धनुष को खींचोगे, इस धनुष को खींचोगे, इस धनुष को खींचोगे तो जो भी आपके अंदर एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी? इस धनुष में चली जाएगी। ठीक है, वो एनर्जी इस धनुष में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जो एनर्जी इस धनुष में आएगी वही कहलाएगी यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, वही कहलाएगी यांत्रिक ऊर्जा। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब हम कोई एनर्जी दे दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो ये कौन सी ऊर्जा हो गई? आपकी यांत्रिक ऊर्जा। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा की। बात समझ में आई। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। क्या चीज़ देखेंगे? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम स्थितिज ऊर्जा के सबसे देखें। मतलब स्थितिज ऊर्जा, इसका नाम ही ऐसे पड़ा स्थिति के हिसाब से, मतलब ये स्थित रहती है ना। तो इसमें भी दो टाइप होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो टाइप। पहली कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटी, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब है गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज़ समझो आप। ठीक है, पहली क्या होती है? ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है? अब हम समझेंगे। सबसे पहले मान लिया, हम पहले ग्रेविटी वाली समझ लें, है ना। ये मान लिया हमारी कोई सतह है। ये क्या है? सतह है। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, हमने उसको उठा के यहाँ रख दिया। मतलब मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब हमने प्रकृति के अगेनेस्ट रख दिया। ठीक है, अगेनेस्ट रख दिया। मतलब हमने क्या किया? देखो, एक्सीलरेशन फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। ये बात हम सब जानते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने? ये हमारी सतह थी, यहाँ पे कोई वस्तु रखी थी, हमने उसको उठा के 10 मीटर की ऊंचाई पे रख दिया। कहाँ रख दिया? 10 मीटर की ऊंचाई पे रख दिया। तो जो ये इन दोनों के बीच की दूरी है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है? विस्थापन। मतलब उस वस्तु ने अपनी जगह को परिवर्तित करके 10 मीटर दूरी पे स्थित हो गई। ठीक है, अब 10 मीटर दूरी पे स्थित हुई है तो कुछ फोर्स भी लगेगा, तो वो फोर्स लगा है F। वो फोर्स लगा है F। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ से हम वर्क जब निकालेंगे तो W बराबर, यहाँ से एक फार्मूला बनता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो W बराबर क्या आएगा? W बराबर होता है, W बराबर mgh। mgh देखो, G हमने क्यों लिया? G हमने क्यों लिया?
जी हमने क्यों लिया। सबसे पहले एक मिनट मैं आपको और डिटेल में समझाना चाहूँगा। W बराबर एफ इंटू एस एफ इंटू डी होता है, हम ये जानते हैं, ये तो जानते हैं ना। तो W बराबर जब हम इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, W बराबर F बराबर ma होता है, हम सभी जानते हैं। F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं है ना, एक्सीलरेशन फोर्स नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स है। तो F बराबर mg नहीं हो जाएगा, F बराबर mg। तो यही वाला mg हमने F की जगह रख दिया। देखो यही वाला हमने F की जगह mg को रख दिया। अब d डिस्प्लेसमेंट, कितना विस्थापन। तो हम अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, तो हम इसको हाइट नहीं मान सकते, तो हमने h मान लिया। तो W बराबर mgh, ये एक फार्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है। W बराबर mgh। तो ये चीज़ क्लियर हुई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो W बराबर mgh, जब भी हम कभी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यही फार्मूला लगेगा, W बराबर mgh, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझ लें। अब मान लो इलास्टिक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी स्प्रिंग है, अगर हम उसको खींचते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम किसी भी चीज़ को खींच रहे हैं, है ना, खींच रहे हैं, तो उन सभी में क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। जितना हमने खींचा वो है एक्स स्क्वायर, और के आपका है कांस्टेंट, ठीक है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला आपका इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये तो आपकी एनर्जी की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई, ये तो आपकी एनर्जी की बात हो गई। यहाँ तक हमने एनर्जी कर ली। अब एनर्जी में हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमको और पढ़नी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमको और पढ़नी है, तो हम वो भी समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मतलब गतिज ऊर्जा, मतलब बहता हुआ, मैं आपको एग्जांपल बता दूं, बहता हुआ पानी, ठीक है, चलती हुई गाड़ी, इन सब में क्या है, गतिज ऊर्जा ही तो है। बहता हुआ पानी, भाई बहुत तेज नदी में पानी बह रहा है, ये क्या है, गतिज ऊर्जा ही तो है, ठीक है। और मतलब जिस चीज़ में गति होगी उसमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। जिस चीज़ में गति होगी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। ये क्या है, गतिज ऊर्जा, हम लिख देते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो देखो साइंस समझने का ही टॉपिक होता है, इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना है आपको, ठीक है, रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब एक फार्मूला यहाँ से और निकलता है, एक फार्मूला यहाँ से और निकलता है, W बराबर, देखो हमने अभी यहाँ से क्या किया था, ये जो सतह है ये इसकी क्या इनिशियल पोजीशन है, ये जो सतह है ये इसकी क्या इनिशियल पोजीशन है, मतलब प्रारंभिक बिंदु है। और ये यहाँ तक ये क्या है, ये इसका अंतिम बिंदु है। तो इससे एक फार्मूला और निकलता है, तो W बराबर के एफ माइनस के आई, फाइनल वैल्यू माइनस अंतिम वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस प्रारंभिक वैल्यू, अंतिम वैल्यू माइनस अंतिम वैल्यू माइनस प्रारंभिक वैल्यू, है ना। इससे एक फार्मूला निकलता है। तो W बराबर, अब हम के एफ का फार्मूला जानते हैं। के एफ का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, और माइनस इनिशियल पे क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर। देखो कभी भी कोई भी चीज़ इनिशियल पे होती है तो उसको हम यू मानते हैं, ठीक है। फाइनल पे होती है तो उसको वी मानते हैं। इनिशियल पे होती है तो क्या मानते हैं, यू मानते हैं, और फाइनल पे होती है तो उसको क्या मानते हैं, वी मानते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, W बराबर हमने हाफ एम बी कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर हाफ इंटू एम कॉमन ले लिया, बचेगा क्या ब्रैकेट में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक फार्मूला आपका ये बनता है यहाँ से, ठीक है।
ये सारे फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी क्या हो गई, एनर्जी की बात हो गई, ठीक है, एनर्जी की बात हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं पावर की। पावर क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पावर क्या होता है। पावर समझ लेते हैं हम। पावर, देखो पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं, पावर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं हम, पावर। देखो अब पावर होता क्या है, मान लो 20 जूल का क्या है, वर्क है, 20 जूल का वर्क है या 30 जूल का वर्क है, 30 जूल का वर्क, कुछ भी मान लो, 10 20 30 20, ठीक है। ये 5 सेकंड में पूरा करते हैं, ये 5 सेकंड में, इनको 5 सेकंड समय लगता है, ठीक है। तो ये 5 सेकंड में 5 जूल काम कर पाएंगे, 5 सेकंड में कितना काम कर पाएंगे, ठीक है, 5 जूल काम कर पाएंगे। लेकिन एक दूसरा बंदा है, वो ये काम 10 सेकंड ले लेता है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इसको ज़्यादा समय लग रहा है, इसको कम समय लग रहा है। तो दो लोगों में पावर अलग अलग होता है ना, पावर अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब है दो लोगों में वही अलग अलग पावर होगा, कोई जल्दी काम कर सकता है, कोई धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो पावर का क्या मतलब है कि ये काम तो कर रहे थे जल्दी, ये काम कर रहे थे देर में, ठीक है। तो इनमें पावर ज़्यादा हुई, ये चीज़ क्लियर है ना, इनमें पावर ज़्यादा हुई। तो पावर मतलब रेट, हमने इसलिए बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, रेट का मतलब हमेशा समझना समय, जहाँ पे आपको दर, रेट को हिंदी में बोलते हैं दर, ठीक है। जहाँ पे आपको दर लिखा मिल जाए आप समझ जाना समय की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, ठीक है। समय के अकॉर्डिंग एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, P बराबर E/T। E मतलब एनर्जी, इसको हम W भी ले सकते हैं, इसको हम W भी लिख सकते हैं, ठीक है, W/T। अब हम लोग जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो हमने J लिख दिया। और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो जूल पर सेकंड आ गया, ये क्या आ गया, जूल पर सेकंड। तो और इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट, पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी, वॉट। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पावर। मैं लिख देता हूँ SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपसे और पूछ ली जाती हैं, मान लो हमने लिखा 1000 वॉट, ठीक है, कुछ यूनिट्स होती हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट, ठीक है। आपको लिख दिए 746 वॉट, 746 वॉट, तो इसको हम लिखते हैं वर्स 1 हॉर्स पावर, मतलब हॉर्स पावर का मतलब होता है अश्व शक्ति, ठीक है। हॉर्स पावर का मतलब होता है अश्व शक्ति। तो आई होप कि आपको पावर, एनर्जी एंड वर्क बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, कि पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और वर्क क्या होता है। आपको बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट हमने समझाए हैं, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको फार्मूला भी रटवा सकता था, लेकिन नहीं, है ना, हमने डिटेल कॉन्सेप्ट को समझाया जिससे कि हम हमेशा याद रखें। साइंस का मतलब ही होता है समझना, अगर हम इसको नहीं समझ पाए तो फिर हम 1-2 दिन के लिए तो याद रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए जितना भी हो सके, ठीक है, और इम्पोर्टेंट फार्मूलों को याद कर लेना। बाकी आपको सबको समझ में आ चुका है, मैंने जो बोला है उस पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। बस समझने की कोशिश करना, तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।